हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एग्री जीबी में पुनः स्वागत है। आज लेक्चर का सिलसिला चौथे नंबर पर पहुंच चुका है, जिसमें चौथा टॉपिक आपका होगा। जैसा मैंने आपसे बताया था कि कोऑर्डिनेटर साहब ही बताएंगे, तो उन्होंने आज रिकमेंड किया हुआ है कि हम आज आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल पढ़ाएंगे। सॉइल प्रोफाइल क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पॉइंट है आपका आज के लेक्चर का सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, इसको हम हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसको लिख दें, जो लोग नहीं जान रहे, मृदा छेदिका। इसमें जो आपका सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल का जो अगर डिफिनीशन आप बात करते हैं, उसके परिभाषा के विषय में अगर आप बात करते हैं, तो सरफेस एरिया से डेप्थ की गहराई पर जो कई विभिन्न भागों में या हॉरिजॉन्स या सनस्तर में बटे होते हैं, किसमें? ऊर्ध्वाधर में या वर्टिकल सेक्शन में। सरफेस एरिया टू डेप्थ वर्टिकल सेक्शन डिफरेंट टाइप जो है हॉरिजॉन्स के होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। यह सॉइल प्रोफाइल आपके अलग अलग मृदाओं में अलग अलग पाई जाती है। जैसे अगर हम एक सामान्य सॉइल प्रोफाइल की बात करें, तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है कि एक चीज याद रखना कि वर्टिकल सेक्शन में ही होना चाहिए। वर्टिकल सेक्शन का मतलब समझ रहे हो? ऊर्ध्वाधर, यानी कि सीधी रूप में हो, सीधी रूप में हो। याद रखना, वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अंतर क्या होता है कि जो वर्टिकल सेक्शन होगा वह गहराई की तरफ जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा वो क्या होगा? पैरेलल चलता हुआ चला जाएगा। मतलब उसमें आप एक सीधी रेखा उसके समानांतर रूप में जो आप खींचते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो सीधे सरफेस से गहराई की तरफ जाता है उसे हम वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। जो आपका प्रोफाइल होता है वह एक्चुअली क्या है? वर्टिकल सेक्शन का जो है सिस्टम में रखा जाता है। जो आपका सॉइल है, सॉइल के विषय में आप जानते हैं, अगर हम जब सिर्फ मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में क्या होता है? 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर की हम जिक्र करते हैं, ठीक है। लेकिन इतने से ही हम सॉइल प्रोफाइल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर देखा जाए जो रेशियो रहता है 2/2 का या 2/1 का, जो है हम इस पे बाई का जो है हम रेशियो लेते हैं। 2/1 का हम रेशियो लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? 2 मीटर जो है वो चौड़ाई और 1 मीटर की गहराई का हम फॉर्म पे लेते हैं, फॉर्म लेते हैं। उसी फॉर्म पे हम इसका सॉइल प्रोफाइल को देखते हैं। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इसको हम समझते हैं या जानते हैं कि सॉइल प्रोफाइल होती क्या है। ये आपका वर्टिकल सेक्शन है, और ये इसी वर्टिकल सेक्शन पे हम सॉइल प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। इसमें एक आपका जो हॉरिजॉन्स, देखिए जितने भी इसमें आप देखेंगे, पार्ट देखेंगे, भाग देखेंगे, उन भागों को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं या सनस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं या सनस्तर कहते हैं। आपका जो लास्ट वाला हॉरिजॉन्स होता है, एक्चुअली उसे आप, मैं डिफिनीशन में बताया आपसे कि सरफेस एरिया की डेप्थ पे, कहां तक? जहां पे चट्टान न आ जाए। अगर जहां पे चट्टान आ जाती है वहीं पे हम उसे रुक देते हैं, और जो चट्टान आती है उसे हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर हॉरिजॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर हॉरिजॉन्स कहते हैं या आर सनस्तर कहते हैं। आर हॉरिजॉन्स कहेंगे, हॉरिजॉन्स, या फिर सनस्तर। क्या कहेंगे भाई? सनस्तर, ठीक है। आर सनस्तर या हॉरिजॉन्स होता है। ये क्या होते हैं? इनको हम दूसरे रूप का नाम के आधार पर देखें तो हम इन्हें कहते हैं बेड रॉक्स। क्या कहते हैं? बेड रॉक्स कहते हैं। ये बिल्कुल चट्टान में कन्वर्ट हुए भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, जहां पे सिर्फ चट्टानें ही पाई जाती हैं। इसके ऊपर के जितने भी भाग होंगे वह
आपके सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत आते हैं। सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत आने वाले अगर भागों की बात हम करें तो हम इसे जिस भागों में आप डिवाइड करते हैं, ओ करते हैं, ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं। देखिए कॉमन रूप से अगर देखा जाए तो इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें एक भाग ऐसा भी होता है जो वहां पे परिवर्तन लाता है, जहां पे एलिविएशन होता है। तो ए होरिजेंस को वहां पे हम एक और ऐड करते हैं, ए ई। क्या करते हैं? ए ई। ए सनस्तर का जो एलिविएशन सेक्शन होता है, एलुवियल सॉइल का सेक्शन होता है, उसे भी हम देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो होरिजेंस को हम 5 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अब अध्ययन पे चलते हैं कि किस प्रकार से किस होरिजेंस में कितने क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आपका जो सबसे टॉप लेयर होता है, जो टॉप लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओ होरिजेंस। क्या कहते हैं? ओ होरिजेंस कहते हैं। और जो ओ होरिजेंस होता है इसे हम ऑर्गेनिक होरिजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक होरिजेंस भी कहते हैं। ऑर्गेनिक होरिजेंस का मतलब होता है कि आप जो है कार्बनिक सनस्तर, क्या होता है? कार्बनिक सनस्तर। कार्बनिक सनस्तर, अब जैसा कि नाम आपने सुन लिया कि कार्बनिक सनस्तर है ये, तो कार्बनिक सनस्तर के नाम के आधार पर ही समझ सकते हैं कि ऐसा सनस्तर या ऐसा होरिजेंस जहां पे कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हों। कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हो, और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाने का मतलब यह है कि जो आपके, मैंने आपको ऑर्गेनिक मैटर, जब आपने सॉइल कंपोनेंट पढ़ा था तो हमने बताया था, जैसे ये सॉइल कंपोनेंट थे तो सॉइल कंपोनेंट में हमने बताया था जो 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ये कितने भागों में डिवाइड होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। इनके भाग को जब ये टूटते हैं, टूटने के बाद सॉइल में जब जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कहते हैं ओ होरिजेंस कहते हैं या ऑर्गेनिक होरिजेंस कहते हैं। जो ओ होरिजेंस होते हैं वो एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। जो ओ होरिजेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? O1 और O2। क्या होता है? O1 और O2। ठीक है, O1 और O2 होते हैं। जो O1 होता है, अगर आप देखेंगे तो कोई भी पदार्थ, जैसे यहां पर अगर आप देखते हैं कि पेड़ पौधे जितने भी उगे होते हैं, पत्तियां, ये सभी जो है उसी अवस्था में रह जाते हैं जिस अवस्था में टूटे हुए रहते हैं। जिस अवस्था में टूटे हुए हैं या पड़े हुए हैं वो ऐसे ही एज ए सच वैसे ही पड़े हुए हैं, वो डिकम्पोस्ट नहीं हुए हैं। अगर डिकम्पोस्ट नहीं हुए हैं तो O1 वाले होरिजेंस में ये पाए जाते हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि जिन ऐसा भाग जहां पर कार्बनिक पदार्थों का विघटन या डिकम्पोजिशन नहीं हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? O1 कहते हैं। O1 कहते हैं। और जो O2 होता है, O2 में क्या होता है कि ये भाग डिकम्पोस्ट होकर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं। छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, जो ये दोनों चीजें पाई जाती है O1 और O2, अगर हम देखें, अब जो डिकम्पोस्ट होकर के छोटे छोटे भागों में पाए गए, ये O1 और O2 पाए कहां जाते हैं? O1 और O2 2 ही स्थानों पे पाया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पे कि कल्टीवेशन नहीं होता हो, जहां पे खेती नहीं होती है, वहां पे या तो ये होरिजेंस पाया जाता है या तो फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। 2 ऐसे क्षेत्र होते हैं, एक आपके ऐसे खेत या फार्म जहां पे खेती नहीं होती है, और दूसरा कौन सा होता है? फॉरेस्ट एरिया, यानी कि वनों का क्षेत्र। वनों के क्षेत्रों में ही इनका पाया जाता है। अगर वनों के क्षेत्र की हम बात करें तो आप देखते हैं जो वनों में बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जब उनकी पत्तियां गिरती हैं, निरंतर गिरती रहती हैं, तो गिर करके यहां पे एक मोटी लेयर बना लेती है।
एक मोटी लेयर बना लेती हैं और वह लेयर क्या होती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जब मिट्टी में कन्वर्ट होगी तो इसी को ही क्या कहते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टियों में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीट सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीट सॉइल कहते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न पूछता है कंपटीशन में कि पीट सॉइल क्या है। तो पीट सॉइल आपका क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया में पाए जाने वाले मिट्टी को हम क्या कहते हैं, पीट सॉइल कहते हैं। और ये पीट सॉइल क्यों हुआ है, क्योंकि मोर देन सबसे ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। और जो ये पीट सॉइल होता है फॉरेस्ट एरिया में, वही ओ होरिजन्स का निर्माण करता है, वहीं पर ओ होरिजन्स पाए जाते हैं और कहीं और किसी जगह पे नहीं पाया जाता है। जैसे अगर आप खेती करते रहेंगे तो ओ होरिजन्स वहां पे एब्सेंट होते हैं। एक प्रश्न पूछता है आपसे कि ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पे कि ओ होरिजन्स एब्सेंट होता है। तो ओ होरिजन्स कहां पे एब्सेंट होता है, जहां पर खेती की जाती है, कल्टीवेशन का काम किया जाता है, वहां पे ओ होरिजन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब आपको मुझे समझ में आ रहा है कि बात समझ में आ गई होगी। ओ होरिजन्स क्या है, ओ होरिजन्स होता है ऑर्गेनिक होरिजन्स यानी कार्बनिक सनस्तर हो गया, और दूसरी चीज क्या है कि दो भागों में डिवाइड होता है, O1 और O2 होता है। O1 में ऐसे पदार्थ होते हैं जो विघटित या डिकम्पोस्ट नहीं हुए होते हैं, और O2 में क्या होते हैं कि डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। यह होरिजन्स कहां पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं या वनों के क्षेत्र में, जो इसको हम कहते हैं वनों के क्षेत्र जितने भी होते हैं, फॉरेस्ट एरिया जितना होता है आपका, उसमें पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा भाई, फॉरेस्ट एरिया में ये पाए जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया में क्या होते हैं, ये आपके जितने भी कार्बनिक पदार्थ के होरिजन्स होते हैं, कार्बनिक होरिजन्स होते हैं, वो आपके फॉरेस्ट एरिया या जहां पे कि खेती नहीं की जाती होगी वहां पे इनका फॉर्मेशन होता है या फिर निर्माण होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर देखना चाहे दोनों कहाँ पे होते हैं भाई, तो यहाँ पे होते हैं फॉरेस्ट एरिया पे। क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में ये पाए जाते हैं ये दोनों ही, और बाकी जगहों पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसके बाद आता है नंबर आपका ए होरिजन्स का। क्या किसका आता है भाई, ए होरिजन्स का आता है। जो ए होरिजन्स होते हैं, ये ए होरिजन्स क्या होते हैं भाई, ये ए होरिजन्स आपके जो पाए जाते हैं इन्हें हम एलुवियल होरिजन्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एलुवियल होरिजन्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो यह होरिजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि इसी होरिजन्स में आपके सारे प्लांट की ग्रोविंग होती है, इसी होरिजन्स में होता है। ग्रोविंग का मतलब सीधे सीधे ये है कि जो आपने प्लांट लगाया, सोविंग की हुई है, यहां पे सोविंग कर दिया, तो सोविंग के बाद जो रूट बनते हैं आपके ए होरिजन्स में ही ग्रोथ करते हैं, जितने भी रूट होते हैं। और सब मोस्ट फर्टिलाइज्ड एरिया होता है ये भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया अगर कही जाए, तो फर्टिलाइजर वैल्यू अगर कही जाए तो सबसे ज्यादा ओ होरिजन्स में पाया जाता है। ओ होरिजन्स को ही टॉप सॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप सॉयल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है ये, ए होरिजन्स टॉप सॉयल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए, और क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर वैल्यू पाई जाती है। अब होता क्या है कि जो ओ होरिजन्स के पदार्थ होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं। इनको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इनको भी हम क्या किस भागों में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं, A1, A2 और A3। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, A1, A2 और A3। A1 जो होता है वह आपके अगर खेती के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अच्छा, टॉप सॉइल के साथ साथ इसको यहीं से मिनरल प्रारंभ होता है, यहीं से क्या होता है, मिनरल्स प्रारंभ होते हैं, इसीलिए हम इसे
मिनरल फर्स्ट लेयर भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? मिनरल फर्स्ट लेयर कह सकते हैं या मिनरल फर्स्ट कह सकते हैं। इसको हम क्या, ए होरिजेंस को टॉप सॉइल भी कहा जाता है और मिनरल फर्स्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आपके जो होरिजेंस होते हैं इनमें मिनरल्स का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ होता है। जो आपके ए होरिजेंस होते हैं, इस ए होरिजेंस में मैंने बताया अभी कि ये जो रूट होते हैं, ये रूट आपके ए होरिजेंस में, मैंने डिफिनीशन में एक बात बताई थी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है। कोई भी पौधा आप लगाएंगे तो उसके टॉप लेयर से, यानी जहां सरफेस एरिया, यहीं से रूट प्रारंभ नहीं होता है। रूट आपका जो प्रारंभ होता है एक लेयर छोड़ करके ही प्रारंभ होता है, जहां पे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू या तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका ए होरिजेंस होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के कारण इनमें क्या क्या पाया जाएगा भाई? इनमें पाया जाएगा एल्यूमिनियम, आयरन और 6 ऑक्साइड। क्या पाया जाएगा? एल्यूमिना आयरन के ऑक्साइड और 6 ऑक्साइड पाई जाती है। इनके दोनों के मिलने के बाद 6 ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। अब जो आपका लेयर है, जो आपका प्लांट है, अगर आप देखेंगे तो प्लांट का जो रूट है वो आपके जिस होरिजेंस में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे वह होता है A2। क्या होता है? A2 जो आपका होरिजेंस होते हैं, A2 होरिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट होरिजेंस होते हैं आपके प्लांट के लिए। तो A और 3 बहुत बड़ा रोल न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो A2 होता है। और A2 क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को सबसे ज्यादा यहाँ पे देती है और सबसे ज्यादा फर्टिलाइज्ड भी होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ये फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि O से A1 में और A1 से फिर क्या होता है? A2 में ये ट्रांसफर होते रहते हैं, अपना बनता। जो यहाँ पे मैं मिनरल की बात कर रहा था कि ए ओरिजिन्स जो है वो टॉप सॉइल तो होते ही है, साथ मिनरल वंश होते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पे जो आपका ये भाग होता है, इस भाग पे मिनरल्स पाए जाते हैं और मिनरल्स में खास करके देखा जाए तो जो आपके प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो उनकी अधिकता ज्यादा होती है, उनकी मात्रा ज्यादा होती है, टूटे हुए भाग में नहीं होते हैं, जिसके कारण पौधे यहाँ पे बहुत अच्छा, अगर यहाँ तक रूट रह रहा है तो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते हैं या बहुत अच्छा प्राप्त नहीं करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इसके साथ साथ तीसरा जो पोर्शन होता है, तीसरे पोर्शन को हम ए के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ए के नाम से हम जो A3 होता है उसे हम जानते हैं। जो A3 है वही B1 भी होता है। A3 और B1 सेम होता है, A3 और B1 सेम होता है। उसका एक कारण है, देखिए A1 के साथ भी यही हुआ है, A3 के साथ भी यही होगा। जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट की तरफ मूवमेंट करते हैं या एक अक्ष से दूसरे अक्ष में जाने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी भी लेयर पाई जाती है, एक ऐसा भी स्थान पाया जाता है जहां पे दोनों के गुण पाए जाएंगे। जहां पे क्या करेंगे? दोनों के गुण पाए जाएंगे और वह दोनों के गुण क्या करते हैं? उन्हें एक्सेप्ट करने में, उन्हें प्राप्त करने में आसानी होती है। कैसे? अब जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है तो जैसे ही जाएंगे थोड़ी ही दूरी पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जैसे गर्म से ठंड प्रदेश में जा रहे हैं, तो गर्म से ठंड प्रदेश में जैसे ही जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि थोड़ा बहुत गर्मी भी रहेगी और थोड़ा बहुत ठंडक भी रहेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे आप अगले क्लाइमेट में जा रहे हैं, या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऋतुओं को देख लीजिए। जितने भी ऋतुएं हैं जब परिवर्तित होती हैं तो एक ऐसा भी टाइम 2, 4, 6, 10 दिन की आती है जिसमें दोनों चीजें पाई जाती है। दिन में आप कुछ मौसम को प्राप्त करेंगे और रात में कुछ दूसरे मौसम को प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि इन्फेक्शन होती है और आदमी बीमार भी होता है।
वैसे ही आपका जो ये एरिया होता है इसमें भी एक ऐसा लेयर, एक ऐसा स्टेप पाया जाएगा जिस स्टेप पे दोनों के गुण पाए जाते हैं और वही उसको ट्रांसफर करने में काम करते हैं। तो ए जो होता है, जो आपका ए होता है, ए की रेशियो की हम क्या कहते हैं, एलिवेशन। हालांकि ए से क्या होता है, आपका जो एलुवियल सॉइल का आपका रेशियो है, उसी एलुवियल सॉइल को चूंकि एलुवियल सॉइल है और जब वो कहीं जा रहा होता है तो उसे हम एलिवेशन के रूप में लिख देते हैं या बताते हैं, प्रक्रिया में बता देते हैं। एलिवेशन क्या एक प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आप अगर रुके हुए हैं तो आप स्थिर हैं, जैसे ही आप गतिमान होते हैं आपकी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, और जब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं तो उनके जो नाम कर, जैसे आप क्या है, अभी आप एक जगह खड़े हैं, कहा जाता है कि फला व्यक्ति है। अब खड़े हैं यानी खड़े होने कोई जिक्र नहीं होता, ये है इसका मतलब रुके हुए हैं तभी हैं। लेकिन अगर आप चलना शुरू कर रहे हैं तब ये कहते हैं लोग, देखिए वो जो आदमी जा रहा है वो फला व्यक्ति है। अगर आप रुके हुए कहा जाता है कि वो आदमी देख रहे हो, वो आदमी जो खड़ा हुआ ये इस नाम का व्यक्ति है और ये कार्य किया है। लेकिन अगर चलते हुए तो जो व्यक्ति जा रहा है यानी कि क्रियाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे ही आपका जो एलुवियल सॉइल होता है, एलुवियल से जब एलिवेशन की तरफ मूवमेंट आप करते हैं, जब वो गतिमान होना प्रारंभ करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन प्रोसेस कहते हैं। एलिवेशन जो होता है, अब इस एलिवेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि यहां पे ट्रांसफर कराते हैं। अब जो आपका ए होरिजन से है, ए होरिजन से है तो ए होरिजन जो ए से A2 में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या कन्वर्ट हुआ था, एल्यूमिना आयरन के ऑक्साइड थे। क्या थे, ऑक्साइड थे। यह आप जानते हैं चाहे एल्यूमिना ऑक्साइड होगा, चाहे आयरन ऑक्साइड होगा, चाहे सेस्क्री ऑक्साइड होगा, जो भी है वह वाटर डिजॉल्बल होंगे। क्या होंगे, वाटर डिजॉल्बल होंगे, या पे ये कह सकते हैं कि जल घुलनशीलता होगी, जल के साथ उनकी घुलनशीलता रहेगी। तो यहाँ पे अगर जब बारिश होती है, पानी आती है, तो पानी आने के बाद क्या करते हैं, पानी आना शुरू हुआ तब ये धीरे धीरे यहां से ट्रांसफर होना शुरू करते हैं, ट्रांसफर होना शुरू करते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैं मिनरल फर्स्ट की बात कर रहा हूं, मिनरल्स फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अभी पूर्णतः रूप में है। तो मैंने मिनरल्स आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा मेरे उस लेक्चर में, कि दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी। क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर हम देखें तो ये पोर्शन होता है, इसको डिसॉल्व करना कठिन होता है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी मिनरल्स है, टूटा हुआ पार्ट्स है, इसको आसानी से आप क्या करते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं या उसके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहां से आना शुरू होता है। और जो एलिवेशन प्रोसेस है, एलुवियल सॉइल का जो एलिवेशन प्रोसेस है, इस एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, एक नाम और दिया जाता है, वॉश आउट होना। क्या होता है, वॉश आउट होना, वॉश आउट। इस एलिवेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब यह होता है कि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो निश्चित रूप से कहीं रुके होंगे, घर पे नहीं होंगे। तो अगर आप रुकते हैं या घर पे भी हैं तो अगर आप अपने कपड़े को धुलते होंगे, आपके कपड़े पे बहुत सारा कचरा लगा होता है, आप देखते हैं मिट्टियां लगी होती हैं, लेकिन जैसे ही पानी में आप डालते हो वो उससे निकल करके, कपड़े से हट करके, उसमें डिसॉल्व हो करके वो पानी के साथ मिट्टी क्या होती है, आपके बाल्टी में एकत्रित हो जाती है। और जब एकत्रित हुआ होता है तब वहां पे उसकी प्रक्रियाएं दूसरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये वॉश आउट की प्रक्रिया है, तो ए होरिजन से वॉश आउट होकर के वो किस में आ जाते हैं भाई, वो आ जाते हैं आपके बी होरिजन्स में। किस में आते हैं, बी होरिजन्स में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं। और मिनरल सेकेंड, क्या कहते हैं, मिनरल सेकेंड। देखो एक चीज प्रश्न पूछता है, ए होरिजन्स को या टॉप सॉइल कौन सा है,
तो ए होरिजेंस दिया है तो आप ए होरिजेंस पे टिक कर लीजिएगा। सब होरिजेंस क्या है, सब सॉइल क्या होता है, तो सब सॉइल आपका क्या पाया जाएगा, आपको कहा जाता है कि बी होरिजेंस। या एक चीज आपको ये पूछा जाता है सरफेस सॉइल और सब सॉइल। सरफेस सॉइल और सब सॉइल में क्या अंतर है, तो सरफेस सॉइल क्या है आपका टॉप सॉइल है, और जो आपका सब सॉइल है वो क्या आपका बी होरिजेंस होता है। यह बी होरिजेंस भी अगर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड होते हैं, तीन भागों में डिवाइड होते हैं। तीन भागों में किसमें डिवाइड होंगे, इनको भी हम कह सकते हैं B1, B2 और फिर B3। ये तीन भागों में डिवाइड होते हैं। और यहां पे जो प्रक्रिया आती है, जो यहां का प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉश इन, यानी धुले हुए पदार्थों के अपने पास रख लेना। धुले हुए पदार्थों को अपने पास रख लेना। और उनका क्या होता है, इलुविएशन। एलुविएशन और इलुविएशन, इसमें अंतर यह है, याद रखना, एलुविएशन शब्द जहां पे आ जाता है ए ई से ले लेना। जब ए ई शब्द ले लेना तो एलुविएशन है, जो कि ए होरिजन से बी होरिजन में ट्रांसफर हुआ है। और इलुविएशन अगर बात करते हैं तो ILLU, ठीक है ना। जब यह शब्द आ जाए तो यहां पे समझ लेना इलू माने क्या है, वॉश इन। अब यहां जैसे मैंने बताया था वॉश आउट, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, वॉश इन, यानी जिसके अंदर आ जाए, रुक जाए। जैसे बाल्टी है, आपने कपड़े को धुल दिया और मिट्टी वहां बाल्टी में रुकी हुई है, वो क्या है भाई, वॉश इन है। अब अच्छा एक चीज और था, अभी थोड़ा सा इसमें अभी ध्यान आ गया, आपका जो ये कलर होता है, जैसे कलर की मैंने जिक्र नहीं की थी, ये जो कलर ओ का होता है, ओ का जो कलर है वो कौन सा होता है भाई, ब्लैक एंड ब्राउन। क्या हो जाता है, ब्लैक या ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, या बादामी कलर का होगा। और इसके बाद जो आपका ये कलर ए होरिजेंस होता है, ये गहरे कलर का होता है, ठीक है। क्या होता है, डार्क लाइट होता है, डार्क लाइट होता है, गहरे कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। और डार्क कलर का होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, डार्क कलर होने की वजह से ये आपको ज्यादा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा ये, जब आप देखेंगे तो गहरे कलर में तो कुछ से चमकती हुई आएगी, कब तक रहेगी ये भी ध्यान देना। अभी ये डार्क से क्या हो जाएगा, अभी जैसे डार्क कलर आप कर रहे हैं, और जैसे ही एल्युमिनेशन हो जाएगा, जैसे ही आपका एल्यूमिना, आयरन, ये ऑक्साइड जो हैं, जैसे ही ये यहां से रिमूव होंगे, तब ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट में आ जाता है। तब यह लाइट में आ जाएगा, और लाइट में आने के बाद अगर पूर्णतः देखा जाए तब यहां पे कहा जाता है, जब प्रोसेस पूरी हो जाती है उस प्रोसेस में कहा जाएगा लाइट कलर। क्या कहा जाएगा, लाइट कलर। और आपका जो बी होरिजेंस है, अब यहां से क्या होगा, जो कलर बढ़िया बढ़िया कलर जो लीचिंग कर करके एलिवेशन के माध्यम से नीचे चला जाएगा। जैसे कभी कभी नया कपड़ा खरीदिए और बाल्टी में डालिए और धुलिए, देखते हैं सारा कलर उस बाल्टी में चला आता है। तो आप देखते हैं रंग बिरंगे कलर, उसमें कई कलर जब मिल जाते हैं तो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती है। तो वैसे ही आपका बी होरिजेंस एकदम बिल्कुल इन लोगों से अलग ही दिखाई देने लगेगा। इसमें तो डार्क लाइट तक, जैसे डार्क तब है जब तक ये पूर्णतः अपने अस्तित्व में है, जैसे वॉश आउट हो गया वहां पे लाइट कलर आ जाती है। अब फिर क्या होगा, वही यहां पे आकर के बी होरिजेंस में डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पे एक चीज और होती है कि इस होरिजेंस में आपके रूट नहीं होते हैं। इस होरिजेंस में क्या होते हैं, रूट नहीं पाए जाते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि रूट एब्सेंट होता है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, ए को हम कह सकते हैं रूट जोन, और इसे हम क्या कह सकते हैं, रूट जोन एब्सेंट। रूट जोन एब्सेंट होता है। यहां पे रूट जोन नहीं पाया जाता क्योंकि ए तक ही सीमित है। कहां तक सीमित है, ए तक सीमित होते हैं। और ए तक सीमित होने की वजह से रूट जब नीचे नहीं आएंगे तो यहां पे क्या होता है, रूट एब्सेंट होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बी वाला होता है।
इसमें भी क्या है, बी वाला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो B1 होता है वो B3 की तरह, A3 की तरह होता है, और जो B3 होता है वो C की तरह होता है। कैसा होता है, C की तरफ होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि जो बी होरिजेंस हैं, इस बी होरिजेंस में हमें कैसा दिखाई देगा, तो डार्क दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा एल्यूमिना और आयरन के ऑक्साइड उपस्थित हो जाएंगे। किसके कारण, वॉश आउट के कारण। किस प्रक्रिया के थ्रू, एलिविएशन प्रोसेस के थ्रू। बी में क्या होता है, ई एलिविएशन होता है, उसमें क्या है, वॉश इन है, जो धुला हुआ पदार्थ है यहां पे रुक जाए, उसे हम वॉश इन कहते हैं, और यहां पे आकर के रुक करके अपना प्रोसेस करते हैं। तीसरा आता है जो होरिजेंस है, इन दोनों के बीच का जो होरिजेंस है उसे हम कहते हैं सी होरिजेंस। क्या कहते हैं, सी होरिजेंस। ये होरिजेंस जो होता है आपका, इस होरिजेंस को पेरेंट जोन भी कहते हैं, या पेरेंट होरिजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट होरिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, पेरेंट होरिजेंस भी कहते हैं, या पेरेंट सनस्तर कहते हैं, पैतृक पदार्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पैतृक पदार्थ के नाम से भी आप इसको लिख सकते हैं कि पैतृक। अब ये पैतृक पदार्थ का जिक्र हो रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए जब सैंड, सिल्क, क्ले, अब यहाँ पे जो भी मटेरियल थे, जो टूटे हुए मटेरियल थे, सब यहां पे आ जाते हैं सी में। जब सी में आते हैं तो सी के जो होरिजेंस होते हैं, बी बिल्कुल, आर जो होता है बेड रॉक्स, बिल्कुल रॉक्स होते हैं। इसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये आपस में, अच्छा होता क्या है कि जो आपका ये बी होरिजेंस होता है, सब सॉइल होते हैं, इनमें जो पार्टिकल साइज होती है बहुत ही बारीक हो जाती है, यानी सेकेंडरी मिनरल्स की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां जो जब इससे नीचे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होकर के सी होरिजेंस में आते हैं, तो यहां पे प्रक्रियाएं चलती क्या है, सीमेंटिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन, सीमेंटिफिकेशन, इन सब प्रोसेसों के थ्रू इनके पार्टिकल्स आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं, आपस में चिपकते हैं, और चिपक करके क्या करते हैं, चट्टान बना लेते हैं। और जब हम गहरे वाले हल के साथ जुताई करके इसी सी को ए पे ले आते हैं, फिर इन्हें तोड़ करके छोटे छोटे भागों में हम क्या करते हैं, अपने फील्ड को पुनः नया बना लेते हैं। पुनः नया बनाने का मतलब यह है कि जब यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिनरल्स आपस में संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त होने के बाद बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, और न्यू होने के बाद, नया होने के बाद, इनमें वह सारे कंपाउंड्स या सारे न्यूट्रिएंट्स भारी मात्रा में पाए जाएंगे, जो कि यहाँ पे पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया गया था, कम हो गया था। अब प्रश्न आएगा, क्या सर यहां पे अगर खत्म हुआ है तो यहां पे पहुंचेगा तो कम नहीं माना जाएगा? कम तो माना ही जाएगा। नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहां पे आने के बाद वह मिनरल्स क्या किए हैं, फिर से मिनरलाइजेशन हुआ है। और मिनरलाइजेशन में क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड आपस में संयुक्त होना प्रारंभ करते हैं। जब दो अलग अलग कंपाउंड आपस में संयुक्त होकर के मिनरल्स बनाएंगे तो वह मिनरल्स क्या होगा, नया होगा। पैतृक पदार्थ क्या होता है, जिससे किसी भी वस्तु या जंतु का जन्म होता है, जिसके माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं, पैतृक पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर संतान जन्म लेता है तो उसका पैतृक मूल क्या है, उसके पिता। उस पिता कौन है, उसके दादा। उसके दादा कौन है, उसके परदादा। ऐसे ही इसमें भी ये प्रक्रियाएं चलती हैं और यह साइकिल भी चलता रहता है। आपका ओ से लेकर के सी होरिजेंस तक ये पाए जाते हैं, आपकी प्रक्रियाएं होती है, जिसके माध्यम से हम क्या कहते हैं कि ये सॉइल प्रोफाइल होती है। सभी मृदाओं में यदि यह प्रोफाइल एब्सेंट है तो जैसे ही एब्सेंट होगी, वहां की जो फर्टिलिटी वैल्यू है वो अलग ही रहेगी। जैसे बिल्कुल सैंडी सॉइल में आप जा रहे हैं तो वहां पे दूसरा प्रोफाइल मिलेगी। आप फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे दूसरा मिलेगा। आप मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पे दूसरा मिलेगा। तो हर जितने भी एरिया आप बदलते हैं, उस एरिया में सॉइल प्रोफाइल की मात्रा अलग अलग होती है। अब इस सॉइल प्रोफाइल में जो जांचने वाली बात होती है
अभी तक फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे मैंने बताया है किस पे क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने बताया था आपसे टॉप सॉइल पूछ सकता है, ए होरिजेंस पूछ सकता है, पीट सॉइल पूछ सकता है, ओ होरिजेंस कहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट होंगे ये पूछ सकता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जैसे प्रश्न पूछा जाता है ए प्लस बी होरिजेंस, ए प्लस बी होरिजेंस क्या होते हैं, ठीक है, होरिजेंस मिलके क्या होते हैं भाई, तो इनको हम कहते हैं सोलम। क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। और सोलम क्या है? सॉयल का लैटिन वर्ड है। क्या होता है? सोलम अगर देखा जाए तो लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है तो लैटिन वर्ड है तो फिर क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होता है फ्लोर, यानी फर्श जिसपे हम खड़े हुए होते हैं। तो ए और बी होरिजेंस मिलकर क्या बनाते हैं? सोलम बनाते हैं। और आपका जो ए प्लस बी प्लस सी होरिजेंस आपस में संयुक्त होकर के जो बनाते हैं वह बनाते हैं रेगोलिथ। क्या बनाते हैं? रेगोलिथ बनाते हैं। क्या होता है ये? यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी होरिजेंस कॉल्ड इज सोलम, और ए प्लस बी प्लस सी होरिजेंस कॉल्ड एज क्या होगा? रेगोलिथ होगा। यानी कि ए और बी होरिजेंस मिलके सोलम, ए बी और सी होरिजेंस मिलके क्या बनाएगी? रेगोलिथ बनाएगी। यही दो क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा क्या करती हैं, आपको प्रभावित भी करती हैं कि ए बी मिलके सोलम है कि ए बी सी मिलके है। ये कंफर्म कर लीजिए, ए और प्लस बी मिलके सोलम, ए बी और सी मिलकर के रेगोलिथ का निर्माण करती है। आर जो होता है इसमें, आर क्या है भाई? आर आपका होता है बेड रॉक्स। क्या होता है? बेड रॉक्स। रॉक्स का मतलब क्या है? चट्टान। सिर्फ यहां पे चट्टानें ही पाई जाती हैं। आर का जो जिक्र है इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हम एक, जैसे कहा जाएगा आपसे पूछा जाएगा आप कहां जा रहे हैं, तो आपके जाने का स्थान कहां तक रहेगा? आप उसके छोर तक जाएंगे, उसके छोर के गहराई में नहीं जाते। जैसे अगर हम ये कह दें कि ये रेखा अगर यहां से चली है तो कहां पे समाप्त हो जाएगी? यहां पे समाप्त होगी। यहां पे क्या है? यहां से तो खत्म हो जा रहा है सब कुछ, शायद कोई प्रक्रिया ही नहीं रह जाएगी, ब्लैक बोर्ड यहीं पे खत्म। तो हम यहां तक अध्ययन करते हैं, इसके बाद की अगर कुछ लिखी गई है तो उसका अध्ययन उस पर नहीं करेंगे। तो वैसे ही आर जो बेडरॉक से होता है, यही कारण है कहा जाता है कि सरफेस एरिया से, सरफेस से डेप्थ, उसकी गहराई पर क्या होता है? डेप्थ, उसकी गहराई पे कहां तक? बेड रॉक्स तक। बेड रॉक्स तक, बेड रॉक के नीचे नहीं, बेड रॉक्स तक के प्रोसेस को क्या कहेंगे? वर्टिकल सेक्शन में क्या कहेंगे? हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे आज समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे वही फिर से बात करेंगे किसके माध्यम से? आपके कोऑर्डिनेटर साहब जब बताएंगे कि हाँ हमको क्या आगे पढ़ना है या पढ़ाना है तो हम इसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, इसके साथ साथ एक बात और कि आप लोग इसको पढ़िएगा, जहां पे भी अगर त्रुटि होती है तो कमेंट जरूर करिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों पे शेयर करिए, जिससे कि इस पे हमें थोड़ी सी और एनर्जी मिले, हम और बेहतर तरीके से इसे बना सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।